मुझे आता नहीं था कुछ बनाना। तो जैसे जो मेन शेफ थे बनाने वाले वो चले गए, तो मेरे टेस्ट का बिल्कुल चेंज हो गया। टेस्ट नहीं दे पाया वो वाला मैं। अगर मुझे काश बनाना आता होता तो वो जो शेफ बनाता था वही चीज मैं बना के दे सकता था, तो मेरा रेस्टोरेंट अभी आज बंद नहीं होता। क्लाउड किचन का जो बेस है सबसे ज्यादा मेन कुक पे ही डिपेंड करती है। ये अगर आपका कुक बढ़िया नहीं है ना तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। खाने में टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, सारी सेल कैलकुलेट करके 50-60 हजार की सेल आ जाती है। जिसका बहुत बढ़िया चलता है। जिसका बहुत बढ़िया चलता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज मैं हूँ कोटा के एक वेज रेस्टोरेंट के अंदर और मैं हूँ उनके ओनर के साथ। रंजीत भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। शुरू करें अगर आप कंफर्टेबल हो तो। बिल्कुल। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो रेस्टोरेंट बिजनेस के ऊपर रहेगा, क्लाउड बिजनेस के ऊपर रहेगा, हायरिंग कैसे करते हैं लोगों की। रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हम डेप्थ के अंदर चलने की कोशिश करेंगे। आज इनके ओपिनियन जानेंगे। पहले आप ये बताओ कि क्लाउड बिजनेस क्या होता है? ये बंद किचन होता है, पूरा तरह से बिल्कुल ओपन नहीं रहता। इसमें ओनली पैकिंग का जाता है, डाइनिंग नहीं दे सकते इसमें। जैसे स्विगी जोमेटो का वगैरह। हाँ, इसमें स्विगी जोमेटो दे सकते हैं, अपन खुद की पर्सनल डिलीवरी दे सकते हैं बस। तो उसमें यह फायदा है कि स्टाफ कम लगता है और बचत ज्यादा होती है। तो उसमें अपन को लगभग जैसे 5,000 की सेल हुई तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 2,000 का खर्चा आता है, 2 से 2,500 रुपए का। बाकी 2,500 3,000 रुपए अपने रोज का बच जाता है। सेल कम रहती है थोड़ी, उससे ज्यादा सेल आती है अपने डाइनिंग में। फैमिली वगैरह जाना पसंद करती है, जिसके पास टाइम नहीं है वो क्लाउड किचन से होम डिलीवरी करवा के ऑर्डर कर देता है। हाँ, ये लेट नाइट तक भी ये सारी लेट नाइट तक ये 4-5 बजे मतलब चालू रहता है। क्लाउड किचन का ये बेनिफिट है कि ये नॉन वेज और वेज दोनों में बढ़िया चलता है। दोनों में। और आजकल तो गली गली में चला रहे हैं क्लाउड किचन। हाँ, क्योंकि स्विगी जोमेटो हो गया तो सब घर से पैकिंग दे देते हैं उसमें आराम से। ठीक है, घर पे बना देते हैं। तो ये तो बढ़िया काम हो गया लोगों का। क्योंकि उनको कहीं पे जाके दुकान नहीं खोलनी पड़ रही, घर से ही वो अपना वर्क कर सकते हैं। स्विगी जोमेटो ऐड करो और घर से बना के दे सकते हैं। अगर कोई क्लाउड किचन शुरू करना चाहे तो वो कैसे शुरू करेगा? स्टार्टिंग के डे 1 से लेकर रेस्टोरेंट स्टार्ट होने तक के क्या क्या इन चीजों में दिक्कतें आती है, कितने वर्कर्स लगेंगे या कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपन को चाहिए, मुझे 0 से लेके 100 तक की सारी चीजें बताओ। पहले शुरुआत में जो बंदे स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले शुरुआत छोटे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें अपन को पहले सबसे 1 या 2 वर्कर लगाने पड़ते हैं बस स्टार्टिंग में। 1-2 वर्कर, क्योंकि इसमें ज्यादा अपन पहले ही ज्यादा लगा देंगे तो इतनी सेल नहीं आई तो उनका इनकम निकालना मुश्किल है। अपन को खुद को भी पूरा काम आना चाहिए। जैसे स्टाफ वगैरह छुट्टी पे चल जाता है तो बंद करना पड़ जाता है, उसके लिए अपन को खुद को पहले सीखना पड़ता है। सामान वगैरह तो लानी पड़ती ही है। हाँ, तो उसमें लगभग 50,000 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है क्लाउड किचन में। शुरुआत में 50 से 1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। इसमें आपका पूरा किचन स्टार्ट हो जाएगा। आप जो जो बना के देना चाहते हो वो सब आप 50 से 1 लाख के बीच में दे सकते हैं। आपको कितने साल हुए इस रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर? मुझे इसमें 12 साल हो गए। अच्छा, शुरुआत कहाँ से किया आपने? 4-5 साल तक मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने अपना धंधा डाला। अच्छा, 1 साल भी नहीं चला लगभग वो मेरे से। आपने क्लाउड किचन डाला? हाँ, मैंने क्लाउड किचन डाला था, उसके बाद मैंने डाइनिंग भी डाला था, पर दोनों सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, मुझे आता नहीं था कुछ बनाना। शुरुआत थी वो मेरी। उसके बाद मैंने जब फिर बंद हो गया मेरा रेस्टोरेंट तो उसके बाद मैंने जॉब किया, पूरा एक्सपीरियंस लिया सब जगह, अलग अलग जगह पे काम करके। उसके बाद मैंने वापस से अपना धंधा डाला। सबसे पहले मुझे स्टाफ की प्रॉब्लम आई कि मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा था। पहले मैंने 2-3 वर्कर रखे, स्टाफ कम रखा ताकि उनकी मैं सेल निकाल सकूं। उसके बाद मैंने जैसे जैसे मेरा धंधा बढ़ता गया वैसे वैसे मैं स्टाफ भी बढ़ाता गया। मतलब जैसे कि मैं कल से क्लाउड किचन शुरू करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको वर्कर ढूंढने हैं। ठीक है। हायरिंग अपन को अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए अपन को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है वो बताओ सर आप। हायरिंग जैसे अपन किसी को भी लगाएंगे काम वर्कर के, तो उससे अपन को पहले पूछना है कि आप पहले क्या करते थे क्या नहीं करते। अगर होटल लाइन में किया है तो कितने मंथ किया है या कितने साल किया है, कितना एक्सपीरियंस है उनको, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो उसके बारे में बहुत से होते हैं जो 5-6 महीना मंथ काम करते हैं, बोल देते हैं कि मैंने 1 साल जॉब किया है या 2 साल जॉब किया है या इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे। जैसे अपन सबसे पहले कुक हायर करते हैं ना, बनाने वाला है, तो कुक में हायरिंग किस तरह से करते हैं? 1 दिन का ट्रायल रूम से बनवाओ कुछ भी और उनको टेस्ट करो। अच्छा, अगर अच्छा है तो फिर उनको रखिए,
अगर जब तक आप उसको कुछ बनवाओगे नहीं, टेस्ट नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा है, बनाता है या नहीं बनाता। झूठ का भी पकड़ में आ जाता है ना, कि कोई बंदा अगर झूठ बोल रहा है कि मैं इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, हाँ, और उसका टेस्ट भी पता चल जाता है, कैसा टेस्ट है इसका। क्लाउड किचन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सबसे ज्यादा मेन कुक पे ही डिपेंड करती है। ये अगर आपका कुक बढ़िया नहीं है ना, तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा। मतलब क्या चीजें डिसाइड करके आप खाने में टेस्ट फिक्स करते हो? जैसे चिली पनीर हो गया, हाँ, मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल हो गया। हाँ, अगर इंडियन भी चालू कर रहे हैं तो अपन कोई सी भी एक सब्जी बढ़िया बनवा लेते हैं उनसे। सब्जी का ट्रायल हो गया, इंडियन का हो गया, चाइनीज का हो गया। उसके बाद साउथ इंडियन में आप उनसे सांभर बनवा के टेस्ट करवा सकते हैं। सांभर अच्छा है, चटनी अच्छी है, तो शेफ अच्छा है, अच्छा, मतलब काम कर रखा है, अच्छा वर्कर है, तो इसको अपन रख सकते हैं। जब शुरुआत आपने की हायरिंग के टाइम पे, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, आपने कौन कौन सी गलतियां की? जैसे मैंने पहले रेस्टोरेंट खोला था, तो वहां पे मैंने क्या करा कि मैंने खुद ने पहले काम नहीं सीखा। अच्छा, किसी और के ऊपर खोल लिया। स्टाफ थे 6-7 का, 6-7 का। तो जैसे उनमें से 2-3 चले गए, बचे 2-3, उनको कम काम आता था और मुझे नहीं आता था। अच्छा, तो जैसे जो मेन शेफ थे बनाने वाले, वो चले गए, तो मेरे टेस्ट का बिल्कुल चेंज हो गया। टेस्ट नहीं दे पाया वो वाला मैं। अगर मुझे काश बनाना आता होता, तो वो जो शेफ बनाता था वही चीज मैं बना के दे सकता था, तो मेरा रेस्टोरेंट अभी आज बंद नहीं होता। तो ये गलती मैंने फर्स्ट में की। उसके बाद मैंने काम करा सब जगह पे, वहां पे पूरा मैंने सीखा कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। जितना एक्सपीरियंस लेना था उतना एक्सपीरियंस लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने वापस अपना धंधा डाला। सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं? जो भी वो धंधा डालेगा, कोई सा भी हो, XYZ, कोई सा भी धंधा करे हो, वो काम उसको आना चाहिए। अगर उसको वो काम नहीं आता है तो वो धंधा सक्सेस नहीं जाता, उसमें उसको लॉस होगा। सर, क्लाउड किचन के अंदर कितनी बचत होती है? उसमें वेटर नहीं लगाने पड़ते, एक शेफ लगाना पड़ता है और 1 या 2 हेल्पर की जरूरत पड़ती है। मतलब 3-4 स्टाफ में काम हो जाता है। और अगर अपन डाइनिंग करते हैं तो उसमें अपन को 10 मेंबर की लगभग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। क्लाउड किचन के अंदर हाईएस्ट सेल कितने की जाती है कोटा के अंदर? जैसे किसी की 5,000 भी है, किसी की 15,000 भी है, किसी की 25,000 भी है। जब तक पर मैंने जहां तक मैंने देखा है, वहां पे क्लाउड किचन की सेल पर डे की 60,000 50,000 के लगभग हो जाती है। वो सारी सेल के? हाँ, सारी सेल कैलकुलेट करके 50-60,000 की सेल आ जाती है। अच्छा, क्लाउड हाँ, किचन जिसका बहुत बढ़िया चलता है। जिसका बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, और जिसका ज्यादा ही बढ़िया चलता है तो उसका 70 मान लो। स्विगी जोमेटो भी इसी में आते हैं जी। क्लाउड किचन में टेस्ट का कैसे पता चलता है कि कौन से क्लाउड का टेस्ट सबसे, क्लाउड किचन का टेस्ट सबसे बढ़िया है? देखो, तो सबका ट्राई करना पड़ेगा तब जाके, है ना? तब जाके पता चलता है कि कहाँ का अच्छा है और कहाँ का अच्छा नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर क्लाउड किचन जल्दी बंद हो जाते हैं। यही कारण है। और ये कि है कि क्लाउड किचन में क्या होता है, जैसे कि अपन को कभी पता नहीं रहता कि किस तरह से बना के दे रहे हैं, किस तरह से बना के नहीं दे रहे। अपन ने कभी देखा नहीं वहां पे जाके कि क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल ला रहे हैं, अच्छी ला रहे हैं या खराब ला रहे हैं, पता नहीं चलता। और क्लाउड किचन में ये है कि जैसे वो वेज और नॉन वेज दोनों बना के दे रहा है। अपन को सिर्फ, अगर अपन वेजिटेरियन है तो अपन को पता नहीं है कि यहाँ पे वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। हाँ, वो तो है। तो बहुत से क्या होते हैं कि वेज नॉन वेज दोनों बताते हैं, और बताते हैं कि हम ओनली वेज चलाते हैं। इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, वेज और नॉन वेज का थोड़ा सा टक्कर रहता है ना। बस जैसे कि मैंने नॉन वेज पे काम भी किया है। अच्छा, तो वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों था। बट जैसे वेज का ऑर्डर आता था तो बोल देते हैं कि यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता, और बनता है तो उसका अलग किचन है, और वेज का अलग किचन है। अच्छा, मतलब गुमराह किया जाता है। बाकी होता है एक ही किचन है, एक ही जगह सारा आइटम बनता है। ये सब कुछ भी नहीं है कि ये इसका अलग किचन है, उसका अलग किचन है। अच्छा, मतलब धंधे में ये थोड़ा सा झूठ तो मिलाना ही पड़ता है ना, 19-20, वरना धंधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा बस। और जैसे अपन अगर डाइनिंग में जाते हैं तो वहां पे अपन को दिख जाता है किचन भी, और स्टाफ भी दिख जाता है, किस तरह का स्टाफ है, किस तरह का किचन है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या नहीं है। रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जैसे हम फास्ट फूड वगैरह चला रहे हैं, इंडियन चला रहे हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे किस फूड आइटम में बचते हैं अपने? साउथ इंडियन, इंडियन और छोले भटूरे वगैरह, पाव भाजी वगैरह। इनमें फास्ट फूड में कम बचत रहती है, क्योंकि इनमें हर एक चीज अलग अलग तरीके से लगानी पड़ती है। इंडियन में ज्यादा, इंडियन में सबसे ज्यादा बचत होती है, बाकी फास्ट फूड में कम होती है। अच्छा, और पिज्जा में कितनी बचत होती है? पिज्जा में जैसे अपन को उसमें वेराइटी के ऊपर चलता है। जैसे हमारे पास 230 तक का पिज्जा है, पिज्जा, ओके, उसमें हमारी लागत होती है 100 रुपए मान लो,
100 रुपए की उसमें वेस्ट होता है, बाकी 130 सेविंग हो जाता है। अच्छा, कोई भी बंदा रेस्टोरेंट शुरू करता है तो उसके अंदर एक मेन्यू भी ऐड करना होता है अपन को। जब भी हम मेन्यू सेट करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखो, अपन मेन्यू बनाते हैं तो अपन को जो आइटम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको अपन को देखना है कि अपने को कितने तक का पड़ रहा है और ये इसको अपन कितने तक में बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से उसकी रेट डिसाइड करनी होती है। और मेन्यू में ये देखना जरूरी होता है कि अपन को ज्यादा कुछ आइटम ऐड नहीं करने होते, जो चलने वाले आइटम होते हैं वो वाला मेन्यू बनाओ। सर, ये पता कैसे चलता है कि कौन सा आइटम चलेगा, कौन सा जैसे अपन जानते हैं आजकल की, जैसे बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, ये सब चलते हैं। डोसा हो गया, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गया, ये सब ज्यादा चलते हैं। जैसे अभी वेज बर्गर हो गया तो उसको आलू टिक्की बर्गर भी बोल देते हैं, वेज बर्गर भी बोल देते हैं। जैसे वेज बर्गर लिखेंगे तो सामने वाला समझता है कि इसमें आलू टिक्की नहीं आएगी, और जिसमें आलू टिक्की वाला बर्गर लिख देंगे तो उसमें समझेगा कि इसमें वेजिटेबल नहीं आएगी, ओनली बर्गर टिक्की आएगी। तो ये पता रहना चाहिए। या तो उसमें वेज बर्गर में लिखो कि इसमें आलू टिक्की भी आती है, आलू टिक्की बर्गर में भी लिखो कि इसमें वेजिटेबल एंड टिक्की दोनों आएगी। अपन को उसमें देखना है कि इसमें कितनी बचत हो सकती है, ताकि उसी हिसाब से रेट लगाए। ज्यादा भी नहीं लगा सकते ताकि कस्टमर भी अपने को ये नहीं दिखे कि यार भैया ये महंगा है, और खाने में भी उसका पेट भर जाए। इतना सा देख के करना होता है, मतलब बजट में काम हो जाए। रेस्टोरेंट चलाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का या कला की जरूरत पड़ती है? बात करने का तरीका। कोई भी कस्टमर आता है तो उससे अपन डायरेक्ट सीधे भैया नहीं बोलना चाहिए, उसको अपन डायरेक्ट रिस्पेक्ट से सर बोलिए, छोटा हो या बड़ा हो, सर कह के बात करिए। अगर अपन से कोई भी बात कर रहा है तो उसके टाइम पे फोन यूज नहीं करना चाहिए, सीधे खड़े होके बात करें। अगर सामने वाला खड़ा है, अपन बैठे हैं, तो उससे खड़े होके बात कीजिए आप, या फिर उसके साथ आप चेयर पे बैठिए, दोनों बैठिए, उस तरह से बात कीजिए। तो ये अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला अपन से किस तरह से बात कर रहा है, और अपन को वो किस तरह से भी बोले, अपन को उसको रिस्पेक्ट देनी है। वो कुछ भी बोले अपन से, अपन को इज्जत से बात करनी चाहिए। तो एक कहावत है कि जो भी होटल लाइन चला रहा है तो उसको शटर से लेके गटर तक का काम आना चाहिए। क्योंकि अपन कभी 11 बजे खोल रहे हैं, कभी 1 बजे खोल रहे हैं, तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट 11 बजे खुलता है, तो 11 बजे आएगा तो उसको रेस्टोरेंट क्लोज ना मिले। क्योंकि अगर उसे क्लोज मिलेगा तो वो चला जाएगा। तो रेस्टोरेंट की अपन आए नहीं आए, पर रेस्टोरेंट टाइम पे खुलना चाहिए, वरना कस्टमर बिगड़ जाता है। कोई भी सामान खरीदने का आपका क्या तरीका होता है? जैसे कुछ भी सामान लेने जाता हूँ तो पहले एक शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे रेट कंफर्म करता हूँ। मुझे लगता है कि एक और दुकान आगे चल के ट्राई कर लेनी चाहिए, तो दोनों में फर्क आता ही है, थोड़ा बहुत ही है 19-20 का, पर फर्क आता है। हो सके अपन को 2 महीने 3 दुकान में भी घूमना चाहिए, पूरा मार्केट में अपन को घूमना चाहिए। क्योंकि अपन जब तक घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो अपन को किसी भी चीज की नॉलेज नहीं मिलेगी। जितना घूमेंगे उतना अपने लिए बेस्ट है। तो अपन वहीं पे जाएंगे जहाँ पे अपने को कम रेट में मिल रहा है। अगर अपन को पता ही नहीं हो कि सामने वाला रेट सही लगा रहा है गलत लगा रहा है, तो जैसे अपन को पता नहीं है कि अपन को ये कम लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, और सबकी एक ही प्राइस है, अपना कोई फ्रेंड हो या मिलने वाले हो जिन्होंने खोल रखा हो, तो उनसे जाके अपन बात कर सकते हैं। अच्छा। ताकि वो अपन को कम रेट में दिला सके और थोड़ा गाइडेंस दे, थोड़ा आइडिया दे देते हैं। तो इनसे भी अपन पूछ सकते हैं कि आप कितने में लाए, कहाँ से लाए। अगर अपन को किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो अपन किसी भी रेस्टोरेंट में जाके किसी से जाके पूछेंगे तो अपन को बता देंगे, कोई भी ऐसे हेल्प कर देता है। कुछ बंदे जुगाड़ लगा के सेकंड हैंड लेने की कोशिश करते हैं, क्या वो सेकंड हैंड वाला टिक जाता है लंबे समय तक? जैसे उसने 1.5 साल 2 साल यूज कर रखी है तो फिर वो चीज लेना बेकार है। अच्छा। क्योंकि अपन अगर सेकंड हैंड 1.5-2 साल पुरानी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसने पूरी यूज कर रखी है, तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने सेफ चलेगी, फिर मेंटेनेंस मांगने लग जाएगी। और जैसे किसी ने रेस्टोरेंट ओपन किया है और उसने 6 महीने में या साल भर में ही बंद कर दिया, अच्छा, तो उसका सामान आप खरीद सकते हैं। अच्छा, उसका नया ही हो, क्योंकि उसका नया रहता है, क्योंकि उसका चला नहीं इसलिए उसने बंद कर दिया, प्रोडक्ट की कंडीशन पे। हाँ, है ना। रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने के लिए अर्ली स्टेज में कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? ओनली जैसे फास्ट फूड वगैरह ही खोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको ओनली फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। स्विगी जोमेटो का भी कुछ लाइसेंस में भी यही फूड लाइसेंस लगता है। यही लगता है। हाँ, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। कितने रुपए में लाइसेंस बनके तैयार हो जाता है? ये लगभग 2-2.5 हजार रुपए में बन जाता है। अच्छा, और इसमें कितना टाइम लगता है बनने में? 15 से 20 दिन में बन जाता है। 15 से 20 दिन। हाँ, तो या कभी कभी 1 मंथ भी लग जाता है। अच्छा, अपन को किसी ऑफिस में जाके फॉर्म भरना पड़ता है या घर पे ही सब कुछ हो जाता है? ये अपन घर पे नहीं कर सकते इसको, इसके कुछ वर्कर होते हैं
फूड लाइसेंस वाले लोग होते हैं, जैसे अपन एजेंट वगैरह होते हैं। अच्छा। अपन इसको ई मित्र में जाके भी बनवा सकते हैं। अच्छा। और अगर अपने कोई जान पहचान वाला है जिसने पहले बनवा रखा है, तो अपन उससे पूछ के उसके कॉन्टेक्ट नंबर लेके उसको बनवा सकते। अपन कहीं पे भी रेस्टोरेंट डाल रहे हैं तो वहां पे पहले अपन को देखना पड़ता है कि माहौल किस तरह का है, ताकि अपना काम बढ़ेगा तो बेरोजगार को भी रोजगार मिलेगा। पार्टनरशिप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होती है, इस वजह से वो आधा आधा करके दोनों जोड़ के कोलैबोरेशन में धंधा शुरू करते हैं। आप दोनों करना चाहते हैं साथ में, तो आपके दिमाग में अलग चलता रहता है, उनके दिमाग में अलग चलेगा। एक अगर छुट्टी में भी चला गया तो दूसरा संभाल लेता है, और दोनों ही रहते हैं तो एक किचन में देख लेता है आराम से, एक बाहर देख लेता है। तो दो रहेंगे तो उसमें वर्कर भी कम लगाने पड़ते हैं और उसमें बचत ज्यादा है, क्योंकि वर्कर की सैलरी खुद को ही मिल रही है। अब इसके नुकसान बताओ कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। एक जो होता है पूरा टाइम रेस्टोरेंट में बिता रहा है, और एक जो होता है कि वो पल पल में बाहर घूमने जा रहा है, अपने काम साध रहा है। हाँ, तो वो एक बिगड़ने वाला काम हो जाता है, क्योंकि दूसरा सोचता है कि यार मैं पूरा टाइम रेस्टोरेंट में रहता हूँ, ये है जो आता रहता है जाता रहता है, इसका कोई टाइम नहीं है। तो अपन पे इल्जाम भी लगा सकता है कि मैं तो रेस्टोरेंट पे रहता ही नहीं, तुम रहते हो, तो सेल ज्यादा होनी चाहिए थी, कम कैसे हुई, ऐसा वगैरह होता है। उस पे थोड़ा सा एलिगेशन वगैरह हो जाता है, तो सामने वाले के दिमाग में थोड़ा बहुत अलग आ जाता है कि यार हो सकता है ये पैसे बचा रहा हो। बट जब उसको वो तब पता चलेगा जब वो भी पूरा टाइम रेस्टोरेंट में बिताएगा। तो दोनों को अगर साथ में अच्छे से काम करना है तो दोनों को एक दूसरे को समझना है, पूरा टाइम रेस्टोरेंट में बिताना है दोनों को। पार्टनरशिप के अंदर पैसों का बंटवारा कैसे होता है और काम का बंटवारा कैसे होता है कि आप ये काम करेंगे, मैं ये वाला काम करूंगा। मंथली भाई 1 लाख रुपए बचे अपने पास, तो उसमें से अपने स्टाफ की कितनी सैलरी बन रही है, जैसे 50,000 बन रही है तो 1 लाख में से 50,000 स्टाफ को दे दो, बचे 50 अपने, तो दोनों का आप आधा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी मेंटेनेंस होता है तो दोनों को ही करना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वो काम कर लेना चाहिए। जैसे कि मुझे डिलीवरी अच्छी आती है ना, मुझे मैनेजमेंट अच्छा आता है तो मैं मैनेजमेंट संभालूंगा, डिलीवरी संभालूंगा। और विष्णु को फूड के बारे में ज्यादा पता है तो वो किचन अच्छे से संभाल सकता है, वो मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से किचन हैंडल कर सकता है। तो मैं किचन वाला पोर्शन उसको दे सकता हूँ, बाकी मैनेजमेंट वाला अपने आप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी तो हम बंटवारा कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जैसे स्टाफ कम है तो अपन में से किसी को भी एक को बिना कहे सुने ही उस काम पे लग जाना चाहिए जहाँ पे अपनी जरूरत हो। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं बैठा हूँ ये चला जाएगा, या ये बैठा है मैं चला जाऊंगा। ये वो दूसरा जाए नहीं जाए, अपने को खुद को आगे होके जाना चाहिए। जैसे किचन का काम उनको आता है, बाहर का काम उनको नहीं आता। अच्छा। और आपको बाहर का काम आता है, किचन का नहीं आता है। तो आपको जैसे जैसे टाइम मिले तो आप थोड़ा बहुत टाइम किचन में भी बिताइए। अच्छा, ताकि वो वर्कलोड ना पड़े। वो अगर उनके एकदम से कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप संभाल लोगे उस चीज को। ये होता है। तो जैसे भी काम कम चल रहा है, 5 स्टाफ है, 2 में भी काम चल जाए, ऐसा काम चल रहा हो तो एक दो करके उनको 10-10 दिन की छुट्टी पे भेज दो। अच्छा, 10 दिन एक को भेज दो, फिर वो आए, फिर दूसरे को 10 दिन भेज दो, रोटेशन पे, ताकि अपने स्टाफ को भी नुकसान नहीं हो और अपना भी नुकसान नहीं हो। ये बहुत बढ़िया बात ये कर सकते हैं अपन कि स्टाफ को भी आराम मिल जाएगा, है ना। ताकि वो उसी एनर्जी के साथ दोबारा वापस ज्वाइन कर सके। आज का जो यूथ है ना वो स्टार्टअप की तरफ भाग रहा है, धंधे की तरफ भाग रहे हैं, खुद का धंधा होना चाहिए। इसलिए हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, वो भी आपसे नॉलेज ले सके। इस वजह से हम ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नया शुरू करने से डरते हैं, कुछ नया स्टार्टअप या कुछ नया धंधा ट्राई करने से डरते हैं। तो उनके लिए आप कुछ गाइडेंस या कुछ नॉलेजेबल चीज हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जैसे अपन अगर कोई भी नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन को उसमें फुल टाइम देना है और क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत करने से ही डरते हैं। जो डर गया वो मर गया। देखो, अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आपको भी डर लगता है रिस्क लेने से? मेरे को पहले डर लगता था। अच्छा। पर मैंने एक बार हिम्मत करके करा तो मुझे लगा कि यार मैं कमजोर हूँ, बट मैं इसको आगे जाके इससे भी अच्छा करूंगा। अच्छा। तो मैंने फिर वहां पे हार नहीं मानी। अच्छा। मैं लगा रहा, पीछे नहीं हटा, डरना छोड़ दिया फिर मैंने। ये प्राउड वाली फीलिंग है जो आपने हमारे यूथ के साथ कनेक्ट की है
एट द एंड आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। मैं अपनी ऑडियंस के साथ आपको मिलवाना चाहता था, बिल्कुल। आपसे धंधा सिखवाना चाहता था अपनी ऑडियंस को, कि जो बंदे 18 साल से नीचे के हैं या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, बिजनेस में उतरना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट और भी तगड़ा होने वाला है। इन भाई के एक बार डोले दिखाओ आपके। नहीं नहीं, दिखाओ ऐसे करके। ये देखो भाई, ये है जिम का कमाल। और ऐसा बिजी शेड्यूल होते हुए भी खुद की फिटनेस पे ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के यूथ को ये सब चीजें सीखनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ये सबकी अपनी चॉइस होती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। कस्टमर की सबसे खराब आदत कौन सी लगती है आपको? टेबल में अगर मेन्यू कार्ड रखे हैं, फाड़ने में लगे रहते हैं। अच्छा। मोड़ देंगे और उनकी कोने मोड़ देते हैं, किसी को ऐसे सीट पे अंदर पीछे डाल देते हैं। ये जैसे फूल लगा हुआ है, तो इसको निकाल देते हैं। अच्छा, साथ में लेके साथ में ले जाते हैं। तो प्रपोज भी तो करते होंगे किसी न किसी को फ्लावर देके? हो सकता है, करते होंगे, बट यहाँ पे नुकसान करके जाते हैं। बट ये चीज क्या है, उनके अच्छे के लिए, दिखने के लिए रखते हैं। कस्टमर को ये नहीं करना चाहिए। हर रेस्टोरेंट में देखा है कि डस्टबिन होते हैं, उनको प्लेट होती है, उनमें डाल दो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इधर घुसा दे हम, उधर घुसा दे हम। दोस्तों, ये सारी बातें ध्यान रखना। अब से आप भी कोई किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, इधर उधर की चीजें मत किया करो। ये जो आप कबाड़ा करके जाते हो ना, ये इन बेचारों को छोड़ना पड़ता है। सबकी लाइफ में एक गुरु होता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। मैंने भी अपनी लाइफ में अपने गुरु से सीखा है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई आपका गुरु होगा जिससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। उनसे मैंने एक चीज सीखा है कि अगर अपन को काम करना है, कोई सा भी काम, तो पहले उसमें अपन को जॉब करना चाहिए। और जॉब करते टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि अपन को कितना पैसा मिल रहा है। पैसा देखोगे तो आप कभी काम पूरा नहीं सीख पाओगे। आपको कम पैसा मिल रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ पे जितना पैसा मिल रहा है वहां से उतना लो और पूरा एक्सपीरियंस लो। वहां पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, जितना सीखने को मिल रहा है उतना सीखो। पैसा चाहे भले अपन को कम मिल रहा है, पर सीखो पूरा काम। अच्छा। क्योंकि उसको काम सीखेंगे तो अपने ही काम आएगा। हाँ, वो तो सही है। अगर अपन सोच ले कि यार ये अपन को तनख्वाह कम दे रहा है, ये काम इसका काम है, ये मैं वो काम नहीं करूंगा, मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, तो इससे अपन को ही लॉस होगा। क्योंकि अपन जितना काम सीखेंगे उतना अपन को फायदा है। क्योंकि आज अगर अपन को 5,000 मिल रहा है तो अपन दूसरी जगह जाएंगे तो वहां अपन बताएंगे कि अपन ने ये काम कर रखा है। तो वो अपन को जितना ज्यादा काम आएगा उतना ज्यादा अपन को आगे जाके सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन के हिसाब से हाँ, प्राइस बढ़ जाता है अपना। तो मैंने भी यही करा था। मैंने भी जहाँ पे भी मुझे जो सीखने को मिला वो सीखा। मैंने सैलरी की परवाह नहीं करी कि मुझे 5,000 मिल रहे हैं या 10,000 मिल रहे हैं या कितने भी मिल रहे हैं। मैंने सैलरी कभी नहीं देखी, मैंने बस एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद मैं अपना खुद का डाल पाया। रेस्टोरेंट के अंदर आपने कौन कौन से काम कर रखे हैं अभी तक किसी और के अंडर में? वेटर का काम भी कर रखा है, किचन में हेल्पर का काम भी कर रखा है, मैंने शेफ का काम भी कर रखा है, मैंने मैनेजर का काम भी कर रखा है, डिलीवरी बॉय का कर रखा है। मतलब होटल लाइन का पूरा मैनेजमेंट कर रखा है। तो यही संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो आप इस बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो, कमाल कर सकते हो, अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजित भाई, बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इस पॉडकास्ट के एंड में आप कुछ बोलना चाहोगे? कैमरे में देख के बता। जिसको भी अगर कुछ सीख मिल रही है इस वीडियो से, तो वो कभी ये नहीं सोचे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो अपन खुद नहीं कर सकते। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा।